अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 जो है और 3 दो डिफरेंट बुक्स हैं जिसमें डिफरेंट चैप्टर नंबर हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन आपको बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की 5 टाइप हैं। उनमें से जो टाइप इस चैप्टर में डिस्कस होनी है दैट इज़ इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को इस चैप्टर में फोकस किया गया है। ऑल्दो इस चैप्टर का नाम जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन इसमें जो फोकस किया जाएगा वो इनकम स्टेटमेंट पे फोकस किया जाएगा। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी मैंने आपको समझाया था कि इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पूरा बनाकर दिखाया था कि उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बेसिकली आज का ये लेक्चर, ये जो वीडियो है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हवाले से है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से समझा भी चुका हूँ कि जो ट्रेडिंग बिजनेसेस होते हैं, जो ट्रेडिंग बिजनेसेस हैं, जो जस्ट बाय एंड सेल करते हैं, एक कमोडिटी को ख़रीदा और उसको फर्दर सेल कर दिया प्रॉफिट पर। ट्रेडिंग बिजनेसेस की जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है उसे कैलकुलेट करने के लिए 3 तरह की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। जैसे सबसे पहले है जी ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। परचेजेस में ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होते हैं और अगर रिटर्न हो तो माइनस हो जाती हैं, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक। मैंने समझाया था कि ये 3 चीज़ें किस तरह गुड्स सोल्ड बनाती हैं। गुड्स सोल्ड का मतलब ये है जितनी चीज़ें सेल हुई हैं। ओपनिंग का मतलब है ये वो स्टॉक है जो साल के शुरू में, ट्रेडिंग पीरियड के स्टार्ट में आपके पास, आपकी शॉप पर, आपके स्टोर पर, आपके जो बिजनेस प्लेस है, आउटलेट है, उस पर पड़ी हुई हैं। परचेजेस का मतलब है वो सारी परचेजेस जो आप इस टाइम पीरियड में करते हैं। तो मैंने बताया जब ओपनिंग में परचेजेस ऐड होती हैं तो टोटल आ जाती हैं। इसको बोलते हैं टोटल अवेलेबल फॉर सेल आ जाती हैं। देखिए, आपके पास कुछ स्टॉक ओपनिंग था, कुछ आपने ख़रीद लिया तो टोटल आ गया। ये टोटल वो है, जाहिर सी बात है, आपकी शॉप है, आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, तो इसका मकसद था कि आपने इसको सेल करना है। तो कुछ ओपनिंग पड़ा हुआ था, कुछ आपने ख़रीद लिया, तो हम इसको कहते हैं ये टोटल अवेलेबल फॉर सेल है, कि ये टोटल इन्वेंट्री, टोटल स्टॉक अवेलेबल है फॉर सेल, कि हमारी शॉप पर ये स्टॉक अवेलेबल था सेल के लिए। उसमें से हम क्या करते हैं जी, माइनस कर देते हैं जी इस क्लोजिंग स्टॉक को। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करने का मतलब, ये क्लोजिंग का मतलब है जो एंड पर बच जाता है। दिस इज कॉल्ड अनसोल्ड एट द एंड। जो अनसोल्ड बच जाता है उसको माइनस कर दें। मिसाल जैसे मैंने बताई आपको कि फॉर एग्जांपल आपके पास 10 यूनिट्स हैं ओपनिंग, 50 आपने परचेज किए, तो टोटल आपके पास 60 यूनिट थे जिनको आपने सेल कर सकते थे पूरे साल में या पूरे महीने में या किसी भी टाइम पीरियड में। अगर 3 अनसोल्ड हैं, एंड पर बच गए हैं, तो इसका मतलब ये है 60 टोटल थे, 3 बच गए हैं, तो 57 जो है ये सोल्ड आ गए। इनको कहते हैं गुड सोल्ड आ गए 57। फिर मैंने बताया कि अगर आप इन्हीं यूनिट्स की कॉस्ट लिख देंगे, जैसे 10 यूनिट्स की कॉस्ट, लागत, कीमत खरीद, फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट्स की कीमत खरीद है जी 2000, 50 यूनिट्स की कीमत खरीद जो है वो फॉर एग्जाम्पल 10,500 है, और ये जो 3 एंड पर बच गए हैं, फॉर एग्जांपल ये 3 यूनिट जो थे ये 600 के थे, तो आपके पास ये आएगा जी 12,500 टोटल स्टॉक था अवेलेबल फॉर सेल, उसमें से 600 का स्टॉक बच गया है, तो ये आपके पास आ गई 11,900, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैंने जैसे बताया कि ये फार्मूला जो है ये गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करता है। अगर कॉस्ट लिख देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, अगर यूनिट्स लिखेंगे तो यूनिट्स आ जाएंगे, कौन से यूनिट्स सोल्ड। इसी तरह अगर मैंने बताया कि आप इनकी सेल प्राइस लिख दें कि ये जो 10 यूनिट्स हैं इनकी कॉस्ट तो 2000 थी, लेकिन इनकी जो सेल प्राइस थी ना, सेल्स प्राइस वो थी फॉर एग्जांपल 2800,
ये 10,500 यूनिट्स हैं, इनकी सेल प्राइस है फॉर एग्जांपल 13,200, और ये जो 3 यूनिट अनसोल्ड है इनकी सेल प्राइस जो इनके ऊपर मेंशन होती है फॉर एग्जांपल वो है जी आपके पास 800। तो ये जो अब गुड सोल्ड आएंगी ना, गुड सोल्ड, अब हम क्या लिख रहे हैं, अब इनकी सेल प्राइस लिख रहे हैं, तो ये आपके पास सेल्स आ जाएंगी। सेल्स मतलब सेल्स ऑफ गुड सोल्ड, गुड सोल्ड की सेल्स प्राइस कितने में वो सेल हुई, क्योंकि हमने अब तीनों को किस पे लिखा है, सेल्स प्राइस पर। यहां पर यूनिट्स में लिखा था, यहाँ पर कॉस्ट लिखी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला गुड सोल्ड निकालने का है, गुड सोल्ड निकालने का। तीन चीज़ें जो चाहिए, ओपनिंग, परचेजेस माइनस क्लोजिंग। अगर इनके यूनिट्स लिख देंगे तो यूनिट्स ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा, अगर इन तीनों की कॉस्ट लिख देंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा, अगर इन तीनों की सेल प्राइस लिख देंगे तो सेल्स ऑफ यूनिट सोल्ड आ जाएगा। इनको आप ऐड करें तो ये आएगा 16,000 माइनस 800, तो ये 15,200, दैट इज सेल्स ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम सेल्स भी कहते हैं। तो क्रक्स ये है जी कि आपने जब भी गुड्स सोल्ड निकालनी है ये फॉर्मूला आपको चाहिए, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ट्रेडिंग बिजनेस में। अब हमने जैसा कि डिस्कस किया कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड है। तो ये तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का तरीका हो गया ट्रेडिंग बिजनेस का। इसकी बुनियाद पर हम अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने का तरीका पढ़ने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर जी, अगर आपने इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है तो आपको ये लेक्चर 100% जो है उसकी समझ आनी चाहिए, इस पर ग्रिप आपकी होनी चाहिए। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का तरीका किस बिजनेस में, ट्रेडिंग बिजनेस में, जो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, चीज़ें खरीदी, तैयार चीज़ें, फिनिश गुड्स खरीदी और उनको आगे सेल कर दी। लेकिन अब हम जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। तो लेट्स वॉच कि हम किस तरह मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिक फार्मूला मैंने आपको समझा दिया है। अब जरा आप अंडरस्टैंड करें एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है आपको पहले इसको इमेजिन करना है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है क्या। देखिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है, जिसको आप फैक्ट्री कहते हैं जी, जहाँ पर प्रोडक्शन होती है, चीज़ें तैयार होती हैं। जब आप किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में इमेजिन करते हैं तो आपको क्या चीज़ें नज़र आती हैं, आपको नज़र आता है जी कुछ रॉ मटेरियल होगा, खाम माल जो गोदामों में पड़ा होगा। ये खाम माल जो है वो फैक्ट्री में आएगा, फैक्ट्री में मशीन्स होंगी, फैक्ट्री में लेबर होगी, फैक्ट्री में केमिकल होगा, फैक्ट्री में शोर होता है, मशीनें चल रही होती हैं, कहीं से धुआं निकल रहा है, कहीं पे हीटिंग हो रही है, कहीं पर कूलिंग हो रही है, कहीं पर मिक्सिंग हो रही है, कहीं पर चीज़ों को पुर्जों को जोड़ा जा रहा है, असेंबलिंग हो रही है और एट्सेट्रा। मतलब फैक्ट्री के बारे में आप यही चीज़ें इमेजिन करते हैं ना कि खाम माल आता है, शुगर केन आती है। खाम माल मीन रॉ मटेरियल है जो कम यूजफुल है, फॉर एग्जांपल शुगर केन, गन्ना है, रॉ आयरन है, खाम लोहा है, क्रूड ऑयल है, खाम तेल है, या इसी तरह प्लास्टिक क्रिस्टल है, प्लास्टिक का छोटा छोटा दाना है। अब ये चीज़ें क्या हैं, इनको आपने एक फैक्ट्री में मशीनों की मदद से, लेबर की मदद से, केमिकल्स की मदद से, हीटिंग के ज़रिए, कूलिंग के ज़रिए एक ख़ास प्रोसीजर है जो अप्लाई किया जाएगा और फिर क्या होगा, फिर फिनिश गुड्स तैयार होंगी, मुकम्मल चीज़ें होंगी,
चीज़ें बन जाएंगी, वो ज़्यादा यूज़फुल होंगी। जैसा कि शुगर है, ज़्यादा यूज़फुल है, आयरन के डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, पेट्रोल है, ये रॉ जो क्रूड ऑयल था उससे बना। इसी तरह प्लास्टिक क्रिस्टल से प्लास्टिक फर्नीचर बना। बात फॉलो कर रहे हैं ना? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है, रॉ मटेरियल को एक मशीनों की मदद से, केमिकल की मदद से, लेबर की मदद से, हीटिंग कूलिंग मिक्सिंग के जरिए और डिफरेंट प्रोसीजर्स अप्लाई करके फिनिश गुड्स में बदला जाता है। तो फैक्ट्री का खाका, फैक्ट्री का मैप आपके जहन में होना चाहिए। तो देखें, बेसिक फॉर्मूला तो सीजीएस का यही है, इसी से हमने सीजीएस का फॉर्मेट बनाना है जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का इतना सिंपल वर्क तो नहीं है ना कि चीज़ें खरीदी और कुछ चीज़ें ओपनिंग पड़ी थी, आपने खरीदी और फिर बाकी बच गई। इतना आसान प्रोसीजर तो नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में इमेजिन करें, जब साल शुरू होता है, ओपनिंग, तो जब साल शुरू होता है इनका ओपनिंग स्टॉक, गोदामों में जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना, साल के शुरू में फैक्ट्री में जो स्टॉक पड़ा हुआ है, जो माल पड़ा हुआ है, जो गुड्स पड़ी हुई हैं, वो सारी किसी ट्रेडिंग बिजनेस की तरह नहीं है। जैसे आपने जनरल स्टोर है ना, आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, शॉप ओपन करते हैं, सब कुछ तैयार होता है, अपनी हालत में होता है, फिनिश हालत में, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल किसी का राइस ट्रेडिंग का बिजनेस है, वो शॉप ओपन करता है तो राइस बैग पड़े होते हैं, वो राइस उसमें से बेचता जाता है, शाम को कुछ कम हो जाते हैं जो सेल हो जाते हैं। इसी तरह डेली बेसिस पर जैसे सुबह शॉप पर राइस के बैग्स होते हैं, शाम को जब वो शॉप बंद करता है या साल के एंड में भी राइस बैग्स ही होते हैं। लेकिन फैक्ट्री की सिचुएशन डिफरेंट है। फैक्ट्री जब ओपन होगी तो उसमें क्या होगा, स्टॉक में से कुछ स्टॉक तो होगा रॉ मटेरियल, बिल्कुल खाम माल, जैसे शुगर केन पड़ा होगा, रॉ आयरन गोदामों में पड़ा होगा, क्रूड ऑयल का स्टॉक पड़ा होगा। फिर फैक्ट्री में आगे चलेंगे तो कुछ स्टॉक मशीनों पे इनकम्प्लीट प्रोसीजर, इनकम्प्लीट हालत में होगा, दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोसेस। ये आपका स्टॉक है ना, ये आपका स्टॉक है। जिस तरह एक जनरल स्टोर, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक राइस ट्रेडर है, कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस है, उसका जो स्टॉक है उसकी दुकान पर, उसके आउटलेट पर पड़ा हुआ जो चीज़ें हैं वो हैं। तो फैक्ट्री में देखें रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, कुछ नामुकम्मल चीज़ें पड़ी हुई हैं, और कुछ गोदामों में फिनिश गुड्स तैयार पड़ी हुई हैं जो पिछले साल या पिछले महीने के एंड पर आपने कंप्लीट की थी, सेल नहीं हुई तो गोदामों में पड़ी हुई हैं। तो बताने का मकसद ये है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो स्टॉक है बेटा स्टूडेंट्स, वो 3 शक्लों का होता है, व्यूअर्स भी। तो 3 तरह का स्टॉक 3 शक्लों का होता है। एक रॉ फॉर्म में खाम माल, एक नामुकम्मल वर्क इन प्रोसेस, इसका काम अभी जारी है, और फिनिश गुड्स बिल्कुल तैयार चीज़ें। ये डिफरेंस है ट्रेडिंग बिजनेस में और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। ट्रेडिंग बिजनेस का स्टॉक एक ही शक्ल का रहता है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई तब्दीली नहीं होती, एक ही स्टॉक खरीदा, वो पड़ा हुआ है, वो वही सेल हो जाना है। जबकि फैक्ट्रियों ने, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने क्या करना है, ये रॉ मटेरियल खरीदना है, उसको बनाना है, फिनिश करना है। अब होगा क्या, आगे चलें जी। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में परचेजेस की जाती हैं जी, रॉ मटेरियल की परचेजेस होती हैं। क्या परचेज करने के बाद चीजें इस काबिल होती हैं कि सेल की जाए? नहीं। इसमें क्या होगा, इसमें इसके बाद लेबर लगाई जाएगी, वर्कमैन काम करने वाले वर्कर काम करेंगे। ट्रेडिंग बिजनेस में तो चीजें खरीदी और सेल होना शुरू हो गई, परचेज की तो बिकना शुरू हो गई। यहां पर ऐसा नहीं होगा, परचेज किया जाएगा रॉ मटेरियल, उस पर लेबर लगाई जाएगी। बगैर लेबर की कोई चीज़ तैयार नहीं हो सकती। जितना मर्जी कंप्यूटराइज सिस्टम हो जाए, कंप्यूटर को हैंडल करने वाले भी लोग होंगे, लेबर होगी, वर्कमैन होंगे। अब वो लेबर डिफरेंट टाइप के, ये भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आप पहले ये समझें कि भाई जब आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो जब आप फैक्ट्री ओपन करेंगे तो स्टॉक 3 शक्लों का पड़ा होगा, मटेरियल आप खरीद कर लाएंगे, फिर क्या आएगी, फिर लेबर आएगी। आपको लेबर इंप्लॉय करनी पड़ेगी, मजदूर, मिस्त्री, इंजीनियर। पाकिस्तान में
इंजीनियर को मिस्त्री कहा जाता है। टेक्निकल लैंग्वेज में, पढ़े लिखे कल्चर में जो काम करना जानता हो, टेक्निक रखता हो, उसको लेबर, उसको डायरेक्ट लेबर, उसको इंजीनियर कहा जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या करेगा जी? परचेजेस करेंगे रॉ मटेरियल, उसमें क्या लगाएंगे? उस पर लेबर लगाई जाएगी, लेबर मुशक्कत करेगी उस पर, लेबर लगाने के बाद उसको फैक्ट्री में भेजा जाएगा। मतलब फैक्ट्री, मैं अभी जनरल वर्डिंग यूज कर रहा हूं। फैक्ट्री हम कहते हैं जी जहां पर मशीन्स होंगी, जहां पर केमिकल्स होंगे, जहां पर एक प्रोसेस होगा जो अप्लाई किया जाएगा। तो लेबर, मटेरियल खरीदने के बाद लेबर लगाई जाएगी, फिर फैक्ट्री चाहिए। फैक्ट्री का मतलब है जहां मशीनें, केमिकल प्रोसेस होगा पूरा, एटसेट्रा। जनरली मैं बात कर रहा हूं। तो ओपनिंग के बाद मटेरियल खरीदना है, फिर लेबर लगानी है, फिर फैक्ट्री में लेकर जाना है। फैक्ट्री में लेबर भी सारी बात साथ काम कर रही होती है, लेकिन फैक्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है ना कि मशीनें होंगी, आवाज़ आ रही होगी, शोर होगा, हीटिंग कूलिंग लाइटिंग होगी, फिर मिक्सिंग हो रही है, असेंबली हो रही है चीज़ों की, उनकी शेप को बदला जा रहा है, एक प्रोसीजर अप्लाई होना है ना, एक प्रोसेस अप्लाई होना है। ये अप्लाई होगा, चीज़ें तैयार हो जाएंगी। अब क्या होगा? चीज़ें सेल होना शुरू हो जाएंगी। सेल होने के बाद जो क्लोजिंग बच जाएगा, क्लोजिंग जो बच जाएगा वो भी 3 शक्लों का होगा। क्या? एक शक्ल होगी रॉ मटेरियल, एक शक्ल होगी वर्क इन प्रोसेस जैसे मैंने यहां बताया, और एक शक्ल होगी फिनिश्ड गुड्स। तो भाई अगर ओपनिंग 3 शक्लों का है ना, तो एंडिंग भी 3 शक्लों का बच सकता है ना, बचेगा भी। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बेसिक फॉर्मूला सेम है, वो प्लस माइनस भी सेम है कि ओपनिंग में परचेजेज ऐड होनी है, माइनस होनी है क्लोजिंग। बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन एलिमेंट्स बढ़ गए हैं ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का प्रोसेस डिफिकल्ट होता है, कम्प्लेक्स होता है। कितने एलिमेंट्स हो गए? 3 ओपनिंग, 1 2 3, चौथा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पांचवा लेबर लगानी है, छठा फैक्ट्री लगानी है, सातवां एंडिंग रॉ मटेरियल, आठवां एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, नवा नाइन्थ एंडिंग फिनिश गुड्स। तो भाई ये 9 चीज़ें मिलकर सीजीएस बनाएंगी, किसकी? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। बस ये 9 चीज़ें, 9 आइटम्स जो है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बेसिक बताया, कोई रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट बेसिक बताया ये वाला, ओपनिंग प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग। लेकिन फ़र्क ये है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो इसमें 9 आइटम्स चाहिए। 9 में क्या है जी? बड़ी आसान है, 3 ओपनिंग, परचेजेज के बाद लेबर, फिर फैक्ट्री, और 3 एंडिंग। 9 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 ओपनिंग, ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग फिनिश गुड्स। फिर ओपनिंग के बाद क्या करना है? परचेज करना है रॉ मटेरियल, फिर लेबर लगानी है, फिर फैक्ट्री में ले जाना है, फैक्ट्री का प्रोसेस होना है। 6 हो गई। 3 एंडिंग, रॉ मटेरियल एंडिंग, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, फिनिश गुड्स एंडिंग, ये 9 चीज़ें। इनमें से क्या होना है? ओपनिंग और ये सारी ऐड होनी है, 3 और 3 6 ऐड होनी है। ओपनिंग और रॉ मटेरियल, परचेजेज, लेबर और फैक्ट्री, ये 6 चीज़ें ऐड होनी है, और एंडिंग तीनों माइनस हो जानी, एंडिंग तीनों माइनस हो जानी। ओपनिंग ऐड होनी है परचेजेज में, फिर एंडिंग माइनस हो जानी है। रूल वही है, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। तो ये 9 आइटम्स मिलकर, स्टूडेंट्स अक्सर में घबरा जाते हैं कि भाई हम सीजीएस कैसे निकालें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये फॉर्मेट कैसे याद करें। तो भाई ये 9 आइटम्स है, 3 ओपनिंग, फिर दोबारा से 3 ओपनिंग, 3 एंडिंग, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर और एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड। फिर देख लें जी, 3 ओपनिंग है, मटेरियल ओपनिंग, लेबर वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, और फिनिश गुड्स ओपनिंग। फिर मटेरियल ख़रीदा, फिर लेबर लगाई, फिर फैक्ट्री, 3 एंडिंग, 9 पूरी हो गई। इन 9 को अब मैं एक तरतीब से लिखता हूँ, ज़रा आप देख लीजिएगा आप। ये 6 ऐड होनी है, सिर्फ ये 3 एंडिंग वाले माइनस होने हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी किसकी? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। जी 9 आइटम्स की मैंने लिस्ट आपके सामने बना दी है जी। कौन कौन सी 9 आइटम है देखें जी। जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले मटेरियल, रॉ मटेरियल ओपनिंग,
ये समझ लें, अगर आपको ये 9 आइटम्स याद हो जाती हैं, इनकी तरतीब अभी हम डिस्कस करते हैं वो याद हो जाती है, तो इस चैप्टर का की जो 90% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग, देन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या मटेरियल्स, या इसको हम मटेरियल यूज भी लिख सकते, मटेरियल यूज जो प्रोडक्शन में अप्लाई मटेरियल यूज होना है, इसमें ऐड करनी है जी लेबर, हमने इसमें ऐड करनी है जी फैक्ट्री, ठीक है जी। फिर देखें ये 6 चीज़ें ऐड होनी है, ओपनिंग और मटेरियल लेबर है फैक्ट्री, और 3 चीज़ें माइनस होनी है। कौन सी 3 चीज़ें माइनस होनी है? रॉ मटेरियल एंडिंग, फिर वर्क इन प्रोसेस, नामुकम्मल चीज़ें जो एंड पर बच गई हैं वो एंडिंग माइनस होनी है, और फिनिश गुड्स एंडिंग माइनस होनी है। तो ये टोटल 9 आइटम्स आनी है जी, किसमें? CGS के फॉर्मेट में। इनसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट होगी, किसकी? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की। अब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं ज़रा, वो समझ लेंगे तो ये 9 आइटम्स को भी जहन में रखना है। सबसे पहले आ जाए जी मटीरियल। जब हम मटीरियल की बात करते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, तो मटीरियल की 2 मेजर कैटेगरीज हैं। एक है डायरेक्ट मटीरियल और एक है इनडायरेक्ट मटीरियल। डायरेक्ट मटीरियल और इनडायरेक्ट मटीरियल में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट मटीरियल का मतलब होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट, जो किसी भी प्रोडक्ट का इंटीग्रल पार्ट, बुनियादी हिस्सा होता है, जिसके बगैर, विदाउट विच एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। फिर ऐसा है कि आप जब किसी प्रोडक्ट को देखते हैं, क्लियरली आइडेंटिफाइड फ्रॉम प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट देखते हैं ना तो आपको वो क्लियरली नज़र आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप प्लास्टिक चेयर देखते हैं ना, तो प्लास्टिक क्रिस्टल, वो आपके पास क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। आप वुडन चेयर देखते हैं तो जो वुड है ना, वुड वो डायरेक्ट है। शुगर को देखते हैं तो शुगर केन, हालांकि और भी तो मटेरियल इस्तेमाल होता है प्लास्टिक क्रिस्टल बनाने के लिए। सिर्फ प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक चेयर बनाने के लिए सिर्फ प्लास्टिक क्रिस्टल तो नहीं यूज़ होते हैं, उसमें केमिकल भी यूज़ होते हैं, हीटिंग लाइटिंग भी होती है, सब कुछ यूज़ होता है। फिर वुडन चेयर बनाने के लिए सिर्फ वुड तो नहीं इस्तेमाल होती, उसमें ग्लू भी, नेल्स भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो क्लियरली आइडेंटिफाइड है ना, जिसके बगैर प्रोडक्ट का वजूद ही मुमकिन ना हो, ऐसा जो प्रोडक्ट को देख कर पता चले भी इसका ये हिस्सा है, इसका ये इसमें ये नज़र आ रहा है, इसके बगैर प्रोडक्ट नहीं बन सकती थी, तो दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट मटीरियल। मैं आपको इसकी बड़ी सादा सी मिसाल देता हूँ। अब एक परफ्यूम की बोतल लेते हैं, परफ्यूम एक प्रोडक्ट है जो शीशे या प्लास्टिक की बोतल में वो लिक्विड होता है। उसकी एक एक्सटर्नल पैकिंग भी होती है, वो गत्ते के डब्बे में हो, टिन के पैक में हो, या किसी और मटेरियल के अंदर पैक हो। अब इसकी 2 तरह की पैकिंग है। एक पैकिंग वो है जो जो ग्लास के, शीशे के बर्तन में, शीशे के पॉट में वो जो पैक है, वो जो बोतल में पैक है, एक वो पैकिंग है। एक एक्सटर्नल पैकिंग है जी, मैंने बताया जी, वो गत्ते की हो सकती है, वो आयरन, वो किसी स्टील के बॉक्स हो सकता है, या कोई और फैब्रिक हो सकता है जिसकी वो पैकिंग, लेदर की बैग हो सकती है। अब वो जो लिक्विड जिस बॉटल में है ना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल, क्योंकि उसके बगैर प्रोडक्ट का वजूद मुमकिन नहीं है। जो एक्सटर्नल मटेरियल लगा हुआ है ना, दैट इज इनडायरेक्ट, जिसके बगैर प्रोडक्ट का वजूद मुमकिन हो सकता है। प्रोडक्ट की तैयारी में
प्रोडक्ट की तैयारी में डायरेक्ट के अलावा जितना भी मटेरियल यूज़ होता है अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्ट की तैयारी में डायरेक्ट मटेरियल के अलावा जितना भी मटेरियल इस्तेमाल होगा इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। कोई भी केमिकल, कोई और, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट तैयारी के लिए मशीनें चलती हैं, मशीनों के अंदर जो फ्यूल यूज़ होगा ना दैट इज़ इनडायरेक्ट मटेरियल। मशीनों के अंदर जो फ्यूल यूज़ होगा दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। जो गैस यूज़ होगी इनडायरेक्ट मटेरियल है। जो केमिकल यूज़ होते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल है। फॉलो कर रहे हैं? जो नेल, जो ग्लू इस्तेमाल होगा लकड़ी की का फर्नीचर बनाते वक्त दैट इज़ इनडायरेक्ट मटेरियल। आई थिंक अब आपको इसकी डिफ्रेंशिएशन की समझ आ चुकी होगी। तो मटेरियल दो तरह का हो गया जी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब आने जी लेबर। लेबर भी दो तरह की है, काम करने वाले लोग भी दो तरह के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो लेबर भी दो तरह की है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। भाई डायरेक्ट लेबर का मतलब ये है ऐसी लेबर है विदाउट विच मटीरियल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। जिनके बगैर जो मटेरियल है ना उसको फिनिश गुड्स में नहीं बदला जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जितने भी इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर क्या है? जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है। पाकिस्तान की ज़ुबान में जो काम करना जानता है उसे मिस्त्री कहा जाता है। और जो इनडायरेक्ट लेबर है ना, जो हेल्पर होती है उसे मजदूर कहा जाता है, वर्कर कहा जाता है, हेल्पर कहा जाता है, वर्कर, फॉरमैन, सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड्स। भाई इनके बगैर प्रोडक्ट बन सकती है। ये क्या है? इनडायरेक्ट लेबर, अदर देन डायरेक्ट लेबर। अदर देन डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर के अलावा जो कुछ है वो इनडायरेक्ट है। अब वो इंजीनियर है, वो टेक्नीशियन है और एटसेट्रा, कोई भी नाम किसी भी कंपनी में इस्तेमाल हो सकता है। जो काम को करना जानता है, जो मास्टर है, जिससे पूछ कर जो इंस्ट्रक्शन देता है, जो खुद बैठा हुआ है या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, बाकी उस पर अमल कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट को एक्चुअली बनाना जानता है, उसका टेक्निकल नॉलेज रखता है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर। तो जैसे मैंने बताया लेबर भी दो तरह की है, डायरेक्ट और डायरेक्ट। क्लियर है जी? अब आ रही फैक्ट्री पर। फैक्ट्री का मतलब क्या है? बेसिकली ये तीन मेजर एक्सपेंसेस हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के। तीन मेजर एक्सपेंसेस हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के। एक मेजर एक्सपेंस जैसे मैंने बताया मटेरियल है जी, तो मटेरियल भी दो तरह का है। दूसरा लेबर, डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। तीसरी है जी फैक्ट्री। अच्छा, मैं अब लिखने लगा हूँ जी, पहली दफ़ा ये टर्म यूज़ कर रहा हूँ आपको पढ़ाते हुए, दैट इज़ फैक्ट्री ओवरहेड, या इसको फैक्ट्री ओवरहेड की बजाय मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहा जाता है। ओवरहेड्स, ओवरहेड का मतलब ये है जी मुतफर्रिक, मिले जुले। मतलब कहने का जो भी मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपेंस है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा जितने भी खर्चे हैं चीज़ बनाने के मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के, दो कॉल्ड फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। क्योंकि ये मल्टीपल डिफरेंट टाइप के होते हैं इसलिए इनके लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ओवरहेड, इसका कोई खास नाम ना हो। ओवरहेड इसमें क्या क्या आता है? जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल होता है ना वो एफ के एक्सपेंस में लिखा जाता है, उसको इसमें जमा करके लिखा जाता है इनडायरेक्ट मटेरियल को। जितनी भी इनडायरेक्ट लेबर है ना उसको भी कॉस्ट अकाउंटेंट की क्लासिफिकेशन के मुताबिक
डायरेक्ट मटेरियल का हिसाब, इसकी वैल्यू का अलग लिखना है, डायरेक्ट लेबर को अलग लिखना है। जितना इनडायरेक्ट मटेरियल होगा उसके खर्चे, इनडायरेक्ट लेबर के खर्चे यहाँ लिखने हैं। उसके अलावा जितनी डेप्रीसिएशन होगी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी बिल होंगे, हीटिंग का खर्चा होगा, कूलिंग का खर्चा होगा, वाटर एक्सपेंसेस होंगे और एटसेट्रा, जो कुछ भी इसके अलावा है वो सब कुछ क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। तो 3 मेजर एक्सपेंस हो गए जी किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। 3 कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तो जब बेटा फैक्ट्री ओवरहेड आए ना तो समझ जाए इसमें क्या क्या शामिल है। इसमें सारा इनडायरेक्ट मटेरियल शामिल है, सारे इनडायरेक्ट लेबर शामिल है, उसके अलावा फैक्ट्री के सारे खर्चे शामिल हैं, फैक्ट्री के सारे खर्चे शामिल हैं। जो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी उनकी रिपेयरिंग है, उनकी स्पॉइलेज हो जाती है, उन्हें सस्ती बेच देते हैं, जो नुकसान हो जाता है। जितनी भी ब्रेकडाउन होगा, जितनी भी आपकी सैम्पल प्रोडक्शन होगी, प्रोटोटाइप होंगे, वो सारी इनडायरेक्ट है, सारी फैक्ट्री ओवरहेड है। तो कॉस्ट अकाउंटेंट ने कॉस्ट अकाउंटिंग को समझने के लिए ये कैटेगराइजेशन की है, ये क्लासिफिकेशन की है कि आपका एक एक्सपेंस है मेजर। देखिए ज़्यादातर खर्चे किस पे होने हैं? डायरेक्ट मटेरियल ख़रीदने पे, फिर डायरेक्ट लेबर सबसे ज़्यादा फीस लेगी। उसके बाद सारे खर्चे छोटे छोटे एक्सपेंस हैं, वो इनडायरेक्ट मटेरियल का एक्सपेंस हो, इनडायरेक्ट लेबर का एक्सपेंस हो, डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हीटिंग, कूलिंग, वाटर एटसेट्रा। आप किसी वुडन चेयर को देखें ना, लकड़ी की चेयर को, तो देखें सबसे मेजर एक्सपेंस कौन सा लगता है? एक उसके बनाने वाले का, एक लकड़ी का। लकड़ी क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। बनाने वाला क्या है? डायरेक्ट लेबर। बाकी जितने भी एक्सपेंस हैं वो सारे इनडायरेक्ट हैं, सारे फैक्ट्री ओवरहेड में लिखे जाते हैं। तो ये भी कैटेगराइजेशन आपने समझ ली। और 9 चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? 9 चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैं आपके सामने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट बना रहा हूँ। इन 9 चीज़ों को बस एक ख़ास तरतीब से लिखना है, ख़ास एडजस्टमेंट से लिखना है। यहाँ पर मैं चले आपके लिए बना देता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। इसको भी अच्छी तरह याद कर लेना, समझ लेना। बुक में इसकी डिटेल भी गिवन है, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। आपने इनकी एग्जांपल्स को अच्छी तरह से समझ लेना है। ये देखिए जी कि मैं आपके सामने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए इन 9 चीज़ों को बस अरेंज करके लिखूंगा। अरेंजमेंट में पहली बात ये जी, वो कहते हैं जी कॉस्ट अकाउंटेंट्स के मुताबिक सबसे पहले आप चीज़ों को क्लासीफाई करें। चीज़ों को ऐसे लिखें जैसे उनको अंडरस्टैंड करना आसान हो। अकाउंटिंग नाम ही बेटर प्रेजेंटेशन का है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते वक्त देखें, अभी तो ये 3 ओपनिंग है, 3 एंडिंग है, मटीरियल, लेबर, FOH है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में सिर्फ तरतीब ये लिखनी है जी, जो मटीरियल वाली आइटम है ना, जैसे रॉ मटेरियल ओपनिंग है, रॉ मटेरियल का ख़रीदना है, फिर रॉ मटेरियल एंडिंग है, इसको इकट्ठा लिखना है। मटेरियल की आइटम को इकट्ठा, 1, 4 और ये 7, इनको इकट्ठा लिखना है। इकट्ठा मतलब एक ग्रुप में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी? रॉ मटेरियल ओपनिंग, रॉ मटेरियल ओपनिंग। इसमें ऐड करें जी ये मटेरियल यूज्ड या मटेरियल परचेज। तो डायरेक्ट मटेरियल लिखना जी, डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड। और लेस कर दें एंडिंग, 1, 4 और 7 लेस कर दें रॉ मटेरियल एंडिंग, जो एंड पर बात जाए। अब होगा क्या? इन तीनों को जब आप सॉल्व कर लेंगे ना, देखें मटेरियल ओपनिंग में मटेरियल परचेज ऐड करेंगे तो क्या आएगा? रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। जो टोटल है, देखें ओपनिंग में मटेरियल परचेज ऐड करेंगे, टोटल आ जाएगा। टोटल में से एंडिंग माइनस कर दें तो आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड। पहली चीज कंप्लीट हो गई। 3 चीज़ों को देखें मैंने की है, ओपनिंग मटेरियल, परचेजेज, लेस एंडिंग। सिर्फ क्या किया, ये देखिए इसको नाम दिया सिर्फ कि ओपनिंग और परचेजेज को ऐड करेंगे तो टोटल आ जाता है, उसमें से एंडिंग माइनस कर दें आप तो आ जाएगा रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड।
तो प्रोडक्शन के लिए एक एलिमेंट क्या चाहिए, मटेरियल, वो आ गया जी आपके पास, कितना यूज हुआ है। इसमें अब ऐड कर दें फिफ्थ, 1 4 और 7 हमने लिख लिया था ना, 1 4 और ये 7 था। इसमें ऐड कर दें डायरेक्ट लेबर। लेबर में बताया था जी डायरेक्ट अलग लिखनी है, इस तरह मटेरियल डायरेक्ट अलग लिखना है, इनडायरेक्ट अलग लिखना है। इसमें ऐड कर दें डायरेक्ट लेबर। लेकिन सब ने ऐड होना है सिवाय इन तीनों के, ये तीनों जहां पर भी आएंगे माइनस हो जाएंगे, जैसे एंडिंग रॉ मटेरियल हमने माइनस कर दिया है। अच्छा अब बात सुनिए जरा ध्यान से, कॉन्सेप्ट समझ लें। डायरेक्ट मटेरियल क्या है, किसी चीज को बनाने का इंटीग्रल पार्ट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल। उसमें ऐड करें डायरेक्ट लेबर, वो चीज जो, वो लेबर जो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए नेसेसरी है, जरूरी है, लाजमी है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉस्ट। हम इसको कहते हैं प्राइम कॉस्ट। इन दोनों का एडिशन जो है ना, डायरेक्ट मटेरियल यूज का और डायरेक्ट लेबर का, उसको क्या कहा जाता है, प्राइम कॉस्ट, बुनियादी कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट। क्योंकि किसी भी चीज को बनाने की बुनियादी कॉस्ट क्या है, दो, मटेरियल और लेबर। अच्छा जी, चार चीजें हमने लिखनी है। पहले हमने मटेरियल ओपनिंग, मटेरियल परचेजेज लेस हैंडिंग किया, मटेरियल यूज आ गया, उसमें डायरेक्ट लेबर ऐड की, प्राइम कॉस्ट आ गई। अब छठी चीज फैक्ट्री, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब अंडरस्टूड है, फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब अंडरस्टूड है कि इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल भी शामिल है, इनडायरेक्ट लेबर भी शामिल है, फैक्ट्री ओवरहेड भी शामिल है, सब कुछ शामिल है। अच्छा जी, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करें तो आ जाएगी करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब है करंटली, इस साल, इस महीने या इस टाइम पीरियड में जो करंट रकम खर्च हुई है ना मैन्युफैक्चरिंग पर, वो कौन सी है, मटेरियल की, लेबर की और एफर्ट की। आप देखें पहले हमने मटेरियल निकाला, मटेरियल निकाला, फिर लेबर की कॉस्ट निकाली, दोनों को ऐड किया तो प्राइम कॉस्ट आ गई, उसमें फैक्ट्री की कॉस्ट ऐड कर दी, तो ये आ गई करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब देखें बेटा, पांच चीजें हो चुकी हैं अब तक। कौन सी बोला, रॉ मटेरियल ओपनिंग, ऐड रॉ मटेरियल परचेजेज लेस एंडिंग, फिर लेबर भी ऐड होगी, फैक्ट्री भी ऐड होगी। अब ये दो ओपनिंग रह गई, ये दो एंडिंग रह गई, ये 9 चीज़ों से फॉर्मेट बन जाएगा। अब क्या करें जी, ऐड। जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो सबसे पहले किसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले किसकी तैयारी करते हैं, वो नामुकम्मल चीज़ें जो साल के शुरू में पड़ी होती हैं, पहले उनकी तैयारी होती है, उनको ऐड करते हैं, क्योंकि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड होना है, लेस क्या होना है, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, अंडरस्टूड है। बस ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लगा, चीज़ों को ग्रुप करके करें, मटेरियल की आइटम है, फिर लेबर, फिर एफओएच, अब वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग एंडिंग, फिर उसके बाद क्या रह जाएगा, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग एंडिंग के बाद क्या रह जाएगा, फिनिश गुड्स ओपनिंग और एंडिंग। ये 9 चीज़ों से फॉर्मेट बन जाएगा आपका वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। जब हम 3 4 क्वेश्चन करेंगे तो आपकी फिंगर टिप्स पे ये फॉर्मेट होगा इंशाल्लाह ताला। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड करेंगे तो क्या आएगा, जब भी देखें ओपनिंग ऐड होता है ना तो टोटल आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, टोटल जो अवेलेबल है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसमें से वर्क इन प्रोसेस एंडिंग माइनस करें, मतलब इसका मतलब है ये नामुकम्मल चीज़ें जो एंड पर बच गई हैं, जो एंड पर बच गई हैं नामुकम्मल है, उनको माइनस कर देंगे तो बाकी कौन सी आ जाएंगी, जो नामुकम्मल है उनको माइनस कर दे तो बाकी क्या आ जाएंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। फॉर्म देखें, मैन्युफैक्चर्ड तैयार हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के बाद चीज़ें तैयार हो गई ना, अब क्या करना, अब सेल करने का मरहला आना है। सबसे पहले सेल किसको करना है, वो जो फिनिश गुड्स ओपनिंग होनी है, फिनिश गुड्स ओपनिंग। साल के शुरू में जो फिनिश गुड्स पिछले साल वाली पड़ी होंगी ना, पहले उनको मैन्युफैक्चर्ड जो होंगी उनको इनके साथ मिलाकर बेचेंगे अब हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल
फॉर सेल। पहले वर्क इन प्रोसेस की बात थी तो मैन्युफैक्चरिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। अब फिनिश गुड्स की बात है तो फिनिश गुड्स सेल ही होती हैं। इसमें से लेस कर दें जो फिनिश गुड्स एंड पर बच गई हैं, ये सेल नहीं हुई। लेस फिनिश गुड्स एंडिंग, तो इट कम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। तो देखें ये 9 आइटम्स है जी। एक इसमें मटेरियल 4 वाला ऐड किया था, एंडिंग रॉ मटेरियल 7 नंबर माइनस किया, मटेरियल आ गया। मटेरियल के बाद लेबर ऐड की, लेबर का 5 नंबर था। FOH ऐड की 6 नंबर था। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग का नंबर 2 था। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग का नंबर 8 था, वो माइनस करना है। फिनिश गुड्स ओपनिंग का नंबर 3 था, फिनिश गुड्स एंडिंग का नंबर 9 था। देखने सिर्फ माइनस कौन कौन सी हुई है, एंडिंग रॉ मटेरियल, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस और एंडिंग फिनिश गुड्स, बाकी सब कुछ ऐड हुआ है। तो इन 9 को मिलाकर CGS का फॉर्मेट बन गया। तो नेक्स्ट क्लास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट आपको हर सूरत याद होना चाहिए। बेसिक मैंने आपको सारा इसका समझा दिया है। अगर आप इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखें तो आपका ये चैप्टर 90% इस चैप्टर के टोटल तकरीबन 32-34 क्वेश्चन है। तो आप अगर इस फॉर्मेट को अच्छी तरह समझ लें तो 90% समझ लें आपको चैप्टर आपका तैयार हो गया। ऑल दो हर चैप्टर में कोई ना कोई, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई टेक्निकल पॉइंट आएगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें ना तो 90% आपकी इस प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाती है अगर आपको ये फॉर्मेट क्लियर हो जाता है। तो इस फॉर्मेट के साथ ही मैं अपना लेक्चर जो है ये वाला यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के हामी नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैर।